Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is a complex turn in India's FDI story. तो बेसिकली FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद से जो FDI की हमारी FDI है उसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी में. उसने हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज़ करा है, न्यू टेक्नोलॉजी लाई है और इंडिया को ग्लोबल मार्केट्स के साथ कनेक्ट किया है. सेक्टर्स जैसे कि ई कमर्स, आईटी, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, उनको तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. पर अभी करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है? कॉम्प्लेक्स टर्न देखा गया है कि जो एफडीआई है वो अभी भी आ रहा है, काफ़ी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा. बट जो ज़्यादातर एफडीआई है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए आता है, जैसे कि टैक्स आर्बिट्रेज या फाइनेंशियल गेंस के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए आता है. तो हमें जो एफडीआई चाहिए वो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए. शॉर्ट टर्म का हम क्या करेंगे कि आपका एकदम आया, आपने अपना जस्ट प्रॉफिट कमाया, निकाल लिया या टैक्स बचा लिया, दैट्स इट. नहीं, हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए चाहिए, पर वो कम हो रहा है. इंडियन कंपनीज खुद बाहर इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही हैं, डोमेस्टिक में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं. नंबर्स टेल द स्टोरी. तो ग्रॉस इनफ्लोज हमने देखे हैं $81 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, 13.7% हायर है देन लास्ट ईयर. बट जो नेट इनफ्लोज हैं, यानी कि आफ्टर आउटफ्लोज या विड्रॉल्स, वो बहुत शार्पली श्रिंक कर रहा है. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक आते हैं हमने नेट रिटेन जो कैपिटल हमारा ड्रॉप्ड है वो जस्ट $0.4 बिलियन तक आ गया है. वाई? बिकॉज जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी मनी जितनी जल्दी डाल रहे हैं उससे ज़्यादा जल्दी तो निकाल रहे हैं. डिस इन्वेस्टमेंट्स रोज फ्रॉम 51% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 $44.4 billion and further to $51.4 billion in financial year 2024-25. जो outflows हैं they now form over 63% of the total FDI. शिफ्ट इन सेक्टर्स. तो पहले मैन्युफैक्चरिंग जो था वो एक की एफडीआई टारगेट रहता था. अब मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो सिर्फ 12% है. इंस्टेड जो फंड्स हैं वो ज़्यादा सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स पे जाती है विद लेस लॉन्ग टर्म मल्टीप्लायर इफेक्ट. इंडियन फर्म्स इन्वेस्टिंग अब्रॉड. तो आउटवर्ड एफडीआई जो है वो हमारा $13 बिलियन से $29.2 बिलियन तक आ चुका है. रीजंस क्या है कि यहाँ पर लोगों को दिखता है कि रेगुलेटरी इनएफिशिएंसीज हैं, इतना पेपर वर्क हो जाता है चीज़ों को करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज़ हैं हमारी, कभी भी चेंज हो जाती हैं, किसके बेनिफिट में हो रही है नो आइडिया. इससे इंडियन जो मार्केट है उसमें जॉब्स कम हो रही हैं, इनोवेशन कम हो रहा है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी स्लो होती जा रही है. स्ट्रक्चरल बैरियर्स इन इंडिया. तो रेगुलेटरी ओपेसिटी, जो रूल्स हैं वो क्लियर ही नहीं है हमारे. तो इवन लॉज भी जो सिंपली बनाए होते हैं ना, उनमें भी हमने आधी चीज़ें इतनी मिसमैनेज, मिसनॉर्मल तरीके से लिखी जाती हैं कि उनका मतलब उनको डिफ़ाइन हम प्रॉपरली टर्म्स को करते नहीं है. जो हमारे रूल्स हैं वो प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि लेमैन आराम से पढ़ ले, समझ ले और उसे ईजीली समझ आ जाए कि क्या चीज़ है. लीगल अनप्रडिक्टेबिलिटी. जो लॉज हैं वो बदलते रहते हैं. गवर्नेंस इश्यूज, इनकन्सिस्टेंसी इन डिसीजंस, वो बहुत ज़्यादा रहता है. फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज तो इट्स अनदर थिंग. तो ये डिस्करेज करता है फॉरेनर्स एज वेल एज इंडियन फर्म्स दोनों को. व्हाट द नंबर्स हाइड. तो हेडलाइन तो बहुत आराम से हम भी बहुत खुश हो जाते हैं, वाओ इतना अच्छा हो रहा है कि $81 बिलियन का इनफ्लो हो गया, वाओ व्हाट अ वंडरफुल थिंग. बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट. जितना पैसा आया है वो उससे ज़्यादा जल्दी तो एग्जिट कर गया है. इसमें से मोस्ट ऑफ द अमाउंट तो बहुत जल्दी एग्जिट कर गया है. जो बिग चंक्स हैं मनी के वो कहाँ से आ रहे हैं? वाया सिंगापुर एंड मॉरिशस, जो कि टैक्स रूट्स हैं ना कि रियल इन्वेस्टमेंट्स हैं. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टर्स हैं यूके, यूएस, जर्मनी, उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया है. रिस्क ऑफ डिक्लाइनिंग नेट इनफ्लोज. जो एफडीआई है वो हमें हेल्प करता है अपने पेमेंट्स बैलेंस करने में, करेंसी को सपोर्ट करने में और कैपिटल प्रोवाइड करने में. डिक्लाइन का मतलब है कि इंडियन एक्सटर्नल अकाउंट्स के पास लेस स्टेबिलिटी होना, हमारे पास लेस फ्लेक्सिबिलिटी होना मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, और इट इज़ द राइजिंग रिस्क इन मैनेजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स एज वेल. तो क्या चीज़ बदलने की ज़रूरत है कि इंडिया को फोकस करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ कि कितना एफडीआई आ रहा है, बट कि हम कितना क्वालिटी ऑफ कैपिटल ले रहे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म है, अलाइंड है इंडियन गोल्स के साथ या नहीं, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो कितनी देर तक स्टे करता है या बहुत जल्दी एग्जिट कर जाता है. सेक्टर अलाइनमेंट, क्या वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स को जिनको हम फोकस कर रहे हैं, क्या उनको फोकस कर रहा है. व्हाट नीड्स टू चेंज. तो हमें स्टेप्स क्या ज़रूरी हैं. हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगी अपनी रेगुलेशंस और अपनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे फॉरेन एज वेल एज इंडियन इन्वेस्टर्स दोनों अट्रैक्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने के लिए.
इंश्योर पॉलिसी कंसिस्टेंसी, तो पॉलिसीज़ हमारी कंसिस्टेंट रहेगी, नहीं कि हमने आज चेंज कर दिया, आज मन किसी और का कुछ कर रहा है तो बस चेंज कर दो, नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इंस्टीट्यूशंस में स्ट्रेंथ ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश करें, ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, स्किल्स दें लोगों को, एजुकेशन दें। हमारा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना सही है इस वक्त कि हम उसको भी खो ना दें अगर हम उनको स्किल्स और एजुकेशन नहीं दे पाते इस वक्त अच्छी। अट्रैक्ट करें FDI इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। द बिग पिक्चर इज़ कि इंडिया इज़ स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स, लाइक इट हैज़ टू फोकस ऑन द हेडलाइन FDI नंबर्स, या तो वो उस पर सिर्फ फोकस करता रह सकता है, या फिर मतलब सिर्फ उसी को देख के और खुश होता रहे और अपना जो मेन इश्यूज़ हैं उनको हाइड करता रहे, या फिर अपना फोकस शिफ्ट करे सस्टेनेबल स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे। बिना रिफॉर्म्स के इंडिया रिस्क लूजिंग बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरीज़ की जो इंडिया है वो काफ़ी FDI अट्रैक्ट कर रहा है, बट ज़्यादा उसमें से एग्जिट जल्दी कर जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, प्रॉफिट ड्रिवन सेक्टर्स में है, मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ एरियाज़ इग्नोर करे जा रहे हैं। जो इंडियन कंपनीज़ है वो भी खुद अब्रॉड ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। अनलेस इंडिया फिक्सेस रेगुलेटरी पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, FDI वोंट हेल्प इन सस्टेनेबल ग्रोथ। नेक्स्ट आर्टिकल इज GST 2.0 विल एम्पावर यंग इंडियंस। तो इंडिया का स्ट्रेंथ है उसका यूथ। हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो अंडर 35 है, यंग, एम्बिशियस और ग्लोबली कनेक्टेड है। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी इंडिया की बिगेस्ट इकोनॉमिक इंजन हो सकती है अगर हम उसको अच्छे से टैप कर लें। तो GST 2.0 भी इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि हम इस एडवांटेज को टैप कर सकें। व्हाट GST 2.0 डज, तो हमारा टैक्स सिस्टम वो सिंप्लीफाई कर रहा है, जो टैक्स बर्डन है एसेंशियल गुड्स पे उनमें से कम कर रहा है, सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर रहा है जैसे कि इंश्योरेंस, हेल्थ एंड लाइफ, स्ट्रेंथन कर रहा है हाउस होल्ड का परचेजिंग पावर। इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड स्पेंडिंग, तो हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है वो 60% जो इंडिया की GDP है, मच हायर देन अदर बिग इकोनॉमीज़। तो जब फैमिली सेव करेंगी टैक्सेस पे तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्चने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट अपने आप बढ़ेगा कि ज़्यादा स्पेंडिंग तो ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा जॉब से ज़्यादा ग्रोथ। तो यंग हाउस होल्ड्स जो जगल कर रहे हैं EMIs, हेल्थ केयर और एजुकेशन कॉस्ट से, GST 2.0 उनको एक रियल रिलीफ देने के लिए लाया जा रहा है। इंश्योरेंस एग्जेम्पशन अ गेम चेंज। हिस्टोरिकली जो इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था वो बहुत लो था ड्यू टू हाई कॉस्ट। विद नो GST और इंश्योरेंस प्रीमियम जो इंश्योरेंस है वो अफोर्डेबल होगा, इनकरेज करेगा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कल्चर, बिल्ड करेगा हाउस होल्ड्स की रिजिलियंस अगेंस्ट मेडिकल एंड फाइनेंशियल शॉक्स। ओवर टाइम इससे बेटर हेल्थ, मोर सिक्योर सोसाइटी हमें देखने को मिलेगी। बेनिफिट्स फॉर MSMEs एंड एंटरप्रेन्योर्स, तो MSMEs जो है वो 110+ मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करती हैं एंड आर की टू GDP। अर्लियर जो कॉम्प्लेक्स टैक्सेस थे वो डिस्करेज करते थे स्मॉल फर्म्स फ्रॉम फॉर्मलाइजिंग। GST 2.0 सिंप्लीफाई करता है कंप्लायंस को, इनकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को टू जॉइन द फॉर्मल इकोनॉमी। बेनिफिट क्या है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि उनको ईजियर एक्सेस मिलेगा क्रेडिट का, बेटर इंटीग्रेशन इनटू सप्लाई चेन्स एंड कॉन्फिडेंस टू स्केल बिजनेसेस। वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ, तो अब अफोर्डेबिलिटी जब बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होने से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगी और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने से कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो GST 2.0 नर्चर्स दिस सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ लूप। प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट, तो यंग प्रोफेशनल जो है उनको स्टेबिलिटी चाहिए टू प्लान फाइनेंसेस, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंट टैक्सेस चाहिए। तो GST 2.0 एक टू टियर स्ट्रक्चर बना रहा है जिससे प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रस्ट दोनों बिल्डअप होंगे। द डेमोग्राफिक डिविडेंड, अ चांस एंड अ रिस्क, तो इंडिया के पास वन ऑफ द बिग यंग यूथ पॉपुलेशंस हैं वर्ल्ड में, तो अगर हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाते हैं प्रॉपर्ली तो ये डिविडेंड हमारे लिए रिस्क बन जाएगा। GST 2.0 इंश्योर करेगा यूथ एस्पिरेशंस आर सपोर्टेड, प्रिवेंटिंग वेस्ट ऑफ दिस एडवांटेज। A new foundation for growth, तो GST 2.0 is not just for today but a foundation for India's future economy. हम सपोर्ट कर पाएंगे स्पेंडिंग, दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी, सेविंग थ्रू लोअर कॉस्ट एंड सिक्योरिटी, इंश्योरेंस के थ्रू और एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू MSME सपोर्ट, अलाइन फिस्कल पॉलिसी विद द एम्बिशंस ऑफ अ यंग नेशन। क्रक्स ऑफ द स्टोरीज की GST 2.0 इज़ अ यूथ फोकस्ड रिफॉर्म, इट रिड्यूसेस एवरीडे कॉस्ट, हमारे टैक्सेस इंश्योरेंस पे से हट रहे हैं जिससे कि रेजिलियंस आ रही है चीज़ों को लेके, स्मॉल बिजनेसेस को हम हेल्प कर पाएंगे ग्रो करने में, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो पाएगा टैक्स सिस्टम में। बाय मेकिंग लाइफ मोर अफोर्डेबल एंड प्रेडिक्टेबल, इट एम्पावर्स यंग इंडियंस टू स्पेंड, सेव एंड सिक्योर देयर फ्यूचर, turning India's demographic advantage into sustainable growth. So that's all for the articles today. Thank you.